वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लुकिंग गुड। दिस इज क्यूरियसली एजुकेशन। यू आर वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 10 अक्टूबर 2022 है, दिन है मंडे, एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर सबसे पहला टॉपिक जो है, इट्स अबाउट बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, राइट। सेमीकंडक्टर चिप वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। वो खाने पीने की जो चिप्स आती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है। लेकिन यू कैन से इट इज़ द ब्रेन of our digital devices, right? Then we have scheduled caste status, global platform UN के बारे में particularly हम बात करने वाले हैं. And the fourth one is going to be about slavery, जो एक scam चल रहा है, job scam, तो इससे बच के रहिएगा. We'll talk about it. Okay. So let's start with the first one. The Hindu का ये आर्टिकल है, size matters. Interesting facts आपके साथ शेयर करना चाहूँ. देखिए, ह्यूमन हेयर जो होता है हमारा, तो इसकी साइज़ होती है 50 से लेकर 180 माइक्रॉन्स, राइट। 50 से लेकर 180 माइक्रॉन्स। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देना चाहूँगा। आपने सुना होगा, कई बार ये न्यूज़ में आता है जब पॉल्यूशन की बात आती है, PM 2.5, PM 10। तो डू यू नो व्हाट इज़ दिस PM 2.5? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है इसकी साइज़ है 2.5 मैक्रॉन्स, नॉट मैक्रॉन्स, माइक्रॉन्स। एंड PM 10 जो है, तो दिस इज़ 10 माइक्रॉन्स। अब हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है, राइट, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक फिल्टर सिस्टम है, यू नो। तो ये जो फिल्टर सिस्टम है, इसमें जो हेयर्स होते हैं, तो इसकी साइज़ होती है कुछ 70 माइक्रॉन्स, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पार्टिकुलेट मैटर जो है वो ईजिली बाईपास करके हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ये ऑल टुगेदर मैंने एक डिफरेंट बात आपको बता दी, लेकिन दिस वॉज द राइट सिचुएशन जहाँ पर ये चीज़ को हम समझ सकते हैं। नाउ द थिंग इज, जो नोवल कोरोना वायरस है, इसकी साइज़ देखिए 0.1 से 0.5 माइक्रॉन्स। तो कोई चांस ही नहीं है, ये ईजिली हमारी जो फिल्टर सिस्टम है उसमें से पास होकर हमारी शरीर में आ सकता है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। और अब बात आती है अंकल चिप्स की। तो मोस्ट एडवांस्ड चिप्स जो हैं, इसकी साइज़ जो है, ये कोरोना जो है 1.1 से 0.5 माइक्रोन, इससे भी हाफ साइज होती है चिप्स के। मोस्ट एडवांस चिप्स जो हैं, तो यू कैन इमेजिन के इसके जो अंदर के जो तार हैं, समझे आप, तो इट्स दे आर सो टाइनी, इतने टाइनी होते हैं, एंड दे आर सो कॉम्प्लेक्स। सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, तो उसमें जिस प्रकार की, जितनी अच्छी डिज़ाइन होगी आपके चिप की, उतना आपका जो डिवाइस है वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। क्या ये दुनिया के सभी देशों में पैदा की जाती है? द आंसर इज़ नो। इसमें सबसे आगे अगर कोई देश है तो दैट इज़ ताइवान, और इसलिए चाइना जो है वो ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। यूएसए जो है वो ताइवान की मदद भी कहीं ना कहीं इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएसए को पता है कि ये ताइवान अगर गया तो यूएसए की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो भी चली जाएगी बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये शब्दों को आप, वो अंकल चिप्स वाले शब्दों को भूल जाइए, दैट वॉज जस्ट अ जोक। बट सीरियसली अगर मैं बात करूं तो ये चिप जो है, इट इज़ अ ब्रेन, राइट। इसको आप हटा देंगे, द होल सिस्टम विल फॉल डाउन। देन वी हैव साउथ कोरिया, ये भी एक मैन्युफैक्चरर है। यूएसए में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जापान में भी होती है, नेदरलैंड्स में होती है, और चाइना। ये ऐसे टॉप देश हैं, राइट। फिर कुछ छोटे मोटे देशों में शायद होंगे तो होंगे प्लांट्स, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू दिस सेमीकंडक्टर चिप। एप्पल के फैंस, आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा एप्पल के बारे में, यू विल फील सो हैप्पी। आई एम नॉट एन एप्पल फैन, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई हैव सीन कि उनकी आंखें चमकने लगती हैं जब भी एप्पल की कोई तारीफ़ करता है, तो पर्टिकुलरली दोज पीपल हु आर यूजिंग एप्पल, राइट। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आई यूज टू यूज़ एप्पल फ़ोन, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। एक वक्त था, 3-4 साल मैंने यूज़ किया, फिर मेरी भी आंखों में वो चमक आने लगी थी, तो मैंने फिर उसका त्याग कर दिया और एंड्रॉयड में चला आया। एनीवे, मैं बात नहीं करूँगा, कैन स्टॉप लाफिंग, ओके। एप्पल का जो नया ये A16 चिप है, तो इसमें आप देखिए 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड, जो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे वैल्यूएबल अगर कोई फैक्ट्री है तो दिस इज़ दिस TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसा कुछ नाम है इसका, राइट। TSMC, ये ताइवान की कंपनी है। ये वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चिप्स की,
और जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल फैक्ट्री है पूरी दुनिया में। तो नंबर 1 पर है ताइवान की ये TSMC। और ये जो 16 मीन से एप्पल की जो चिप है, राइट, तो इसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये जो लेटेस्ट उनके फ़ोन्स हैं वो इतने अच्छे ऑपरेट करने में हमें लगते हैं। ये TSMC जो है, इसने जो एक चिप बनाई, तो इसमें पता है इन्होंने 1 क्विंटिलियन ट्रांजिस्टर्स प्लेस किए हैं। 1 क्विंटिलियन, इसका मतलब ये है कि आप 1 ऐड कीजिए और उसके बाद 18 ज़ीरो, ऐसे 0 0 0 0 ऐसे 18 ज़ीरोस लगाएंगे, तो दिस इज दैट बिकम्स 1 क्विंटिलियन। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो चीज़ें हमें कितनी बारीकी से यहाँ पर काम हो रहा है और कितना कॉम्प्लेक्स ये चिप बनाना इतना इजी बिल्कुल नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि सर कब से ये चीज़ों के बारे में बात करें, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चिप, जैसे डिवाइसेस का ब्रेन है। ओके, हम समझ गए। आगे दोस्तों आप देखिए, अभी आप ऑब्जर्व कीजिए, इफ़ यू आर इन अ रूम, राइट, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके घर में कितनी, आप अभी जहाँ पर हैं वहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कितनी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर चिप का इस्तेमाल। ऑफकोर्स आप जनरली मोबाइल फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर कंप्यूटर पर, तो मोबाइल में भी है, कंप्यूटर में भी है। अगर आप में से कोई स्मार्ट वॉच पहन रहा है तो उसमें भी है। आप इफ़ यू आर यूजिंग जो एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो उसके रिमोट कंट्रोल में भी हैं, AC में भी हैं, राइट, आपके घर में TV में भी हैं, आपके माइक्रोवेव, आपका जो वॉशिंग मशीन है, आपकी कार, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब वे सारी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सरकार यूज़ कर रही है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर है, राइट, आपका गैस का अगर मीटर है, पाइप नेचुरल गैस है, तो दैट ऑल्सो हैज़ दैट थिंग। आप मीन्स कितनी सारी चीज़ों में, लगभग सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। और चलिए, ये तो हुई मासेस की बात। अब क्लासेस की बात करें तो जितना एडवांस्ड आपके पास जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है या फिर चिप डिज़ाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग, जितना एडवांस आपका देश उस चीज़ में है, उतना आप आगे रहेंगे, राइट। कंपटीशन में हमेशा आप आगे रहेंगे, बाकी के जो देश हैं वो आपके पीछे रहेंगे, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग द मेन ब्रेन ऑफ द डिवाइसेस, राइट। तो एप्पल जो हैं ये अपनी चिप्स इन सारी कंपनीज से ख़रीदता है, राइट, सीरस लॉजिक, क्योक्सिया, स्काईवर्ड्स, TSMC, ये सारी कंपनीज से ख़रीदता है। वी नो एप्पल इज़ ए बिग कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, चलो एप्पल जो है वो अपनी चिप्स को डिज़ाइन कर लेती हैं इन हाउस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी एप्पल की भी नहीं है। सॉरी एप्पल फैंस, दिस इज़ रियलिटी, उनकी नहीं है, वो आउटसोर्स करते हैं, इसलिए वो ये सारी चिप्स जो है वो इन सारे देशों से ख़रीदते हैं। तो कोई कंपनी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इतनी बड़ी कंपनी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर उनको राइट टाइम पर चिप ना मिली। तो रशिया यूक्रेन के बारे में बात करें तो भी नो कि रशिया जो है वो ऐसा लग रहा है, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि रशिया के लिए तो सिर्फ ये 1 हफ्ते का काम है, 1 वीक के अंदर जो है यूक्रेन हार जाएगा और घुटने टेक देगा, और रशिया जो है वो फिर, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर टाइप हैं और इतना युद्ध का एक्सपीरियंस है और UNSC का परमानेंट मेंबर हैं और क्या क्या नहीं है उनके पास, हम उनसे अच्छी अच्छी सिस्टम्स खरीदते हैं, तो रशिया तो जीत ही जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रशिया जो है वो अभी सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आप अगर ओवरऑल रशिया को देखें तो ऐसा लग रहा है कि फुल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो जो दिमाग, जो प्रिसीजन चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इट्स लाइक मैं और आप फाइट कर रहे हैं और आप ऐसे ही धड़ाधड़ अपने हाथ हिला रहे हैं, मुझे कोई आपके पंच जो हैं वो टच नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसा वैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं जब आपको पंच कर रहा हूँ तो प्रिसीजन के साथ आपको एक ज़ोर से मुक्का दे रहा हूँ मुंह पर, और वो जो ब्लो है तो उससे आपको ऐसा फील हो रहा है यू आर शेकन, ऐसा कि एक मुक्का पड़ा, तो ऐसी चीज़ रशिया के साथ हो रही है। और यूक्रेन जो है वो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, भले USA और दूसरे देश सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और रशिया को डैमेज पहुंचा रहा है। द रीज़न इज़ कि ये जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं इसमें चिप्स का इस्तेमाल होता है, राइट, इसकी वजह से ये चीज़ हो पा रही है। अब रशिया के साथ सिचुएशन ये है कि रशिया को कोई
ये चिप्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा, मैंने उस वीडियो का नाम भी दिया था इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस डील है वो फ्यूचर में खतरे में आ सकती है। द रीज़न इज़ कोई देश जो है वो रशिया को ऐसा ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। रशिया कुछ रास्ते निकालेगा अपने लिए, ब्लैक में ख़रीद लेगा, ये वो करेगा, लेकिन वो जो नॉर्मल सप्लाई आती है वो नॉर्मल सप्लाई जो है चिप की नहीं रहेगी, तो फिर रशिया की वेपन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाएगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। यस, दिस इज़ अ रियलिटी। टोयोटा, और टोयोटा इज़ अ बिग कंपनी, राइट, जापान की कंपनी है, राइट। जापान में तो हमने देखा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में जापान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट टॉप 5-6 कंट्रीज़। तो जापान में टोयोटा को अपने जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनको बंद करने पड़े। द ओनली रीज़न इज़ शॉर्टेज ऑफ चिप्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के बिना सारी चीज़ें जो हैं वो आप समझ लीजिए गिर जाएगी। और चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाए, राइट, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना इतना भी इजी नहीं है। इसमें आपको एक्सपर्ट्स चाहिए सबसे पहले तो, राइट, वो विजन चाहिए, और उसको इंटीग्रेट करना, उसको सिंथेसाइज करना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है। इट्स नॉट दैट ईजी। अब भारत में आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने भी बात बताई है, दूसरी कंपनीज ने भी, फॉक्सकॉन एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज ने कहा है कि हम भारत में अपना प्लांट जो है वो सेटअप करना चाहते हैं। वेदांता जो है वो एक कंपनी के साथ मिलकर, आई थिंक इट इज़ विथ फॉक्सकॉन, वो उनके साथ मिलकर यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर चिप जो है उसका प्लांट लगाने वाली है। तो ये सबसे एडवांस जो TSMC बना रहा है उस टाइप की नहीं होगी, स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स होगी लेकिन मोस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, यू नो, वो धीरे धीरे स्टार्ट किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, मीन्स इट्स नॉट लाइक कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन वी नीड दैट राइट एनवायरनमेंट। लेकिन हमें कुछ चीज़ों से बचना भी चाहिए, कुछ दूसरे जगहों से कुछ लेसन्स भी सीखने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं डोंट बी फॉक्सकॉन्ड। व्हाट इज डोंट बी फॉक्सकॉन्ड? ये रेसिन काउंटी है, डिस्ट्रिक्ट है विस्कॉन्सिन में, USA में। तो वहाँ पर जो फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन हैं टेरी गोव, तो टेरी गोव और उस टाइम पर USA के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और इस जगह के जो गवर्नर थे स्कॉट वॉकर। तो ये तीनों ने मीन्स स्टेज पर बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई और कहा कि विस्कॉन्सिन जो हैं, विस्कॉन्सिन वैली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ऐसा बन जाएगा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। यू नो, ऐसा स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप ने दिया था उस टाइम पर कि ये जो फॉक्सकॉन है वो यहाँ पर इस जगह पर रेसाइन काउंटी में इतना बड़ा एक प्रोडक्शन प्लांट जो है सेमीकंडक्टर चिप का वो हम कंडक्ट करने वाले हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन एक भी चिप यहाँ पर डेवलप नहीं हुई है, एक भी चिप नहीं। वो उस टाइम पर इतने $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ये वो सारी बातें हो रही थी, लेकिन एक भी चिप यहाँ पर पैदा नहीं हुई। तो इट्स नॉट दैट ईजी, मीन्स न्यूज़ में आ जाए, किसी ने वीडियो बना लिया कि दिस कंपनी इज़ कमिंग टू इंडिया और ये होगा, इतना निवेश किया जाएगा, मोदी साहब ने ये कहा, वो कहा, एक्सेट्रा। तो ऐसा मत मान लीजिए कि हमारा देश जो है वो 2-3 सालों के अंदर फिर हम ऐसा ही हवा में चिप्स उड़ रही होंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इट टेक्स 4-5 ईयर्स, 6 ईयर्स जितना वक्त लगता है इसके प्लांट को, इसको कहते हैं फैब, यानी कि फैब्रिकेशन प्लांट जो होता है, इसको बनाने में वक्त लगता है। और यू नीड एक्सपर्ट्स, वो चलाना कितना एक्सपेंसिव है। आपको टॉप लेवल के लोग जो हैं, मजदूर और वो भी होंगे, लेकिन जो डिज़ाइन करेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इट विल बी मीन्स इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसके साथ आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या हमारे देश में इस चीज़ की गारंटी दी जा सकती है कि 24/7 365 डेज, राइट, प्रॉपर गुड क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी उस फैक्ट्री को? दिस इज़ नंबर 1 थिंग। अगर ये कर सकते हैं तभी ये चलेगा। ये प्लांट ऐसे ऑन ऑफ जो हैं ऐसा नहीं चल सकता। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, राइट, इसको ऑपरेट करने के लिए यू नीड बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी जो है, बिलियंस ऑफ गैलन्स। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये जो रेसाइन प्लांट के बारे में मैंने आपको बात की, तो ये जो रेसाइन प्लांट है उसके बारे में कहते थे कि 7 मिलियन गैलन्स पर डे, एवरी सिंगल डे, इस फैक्ट्री को चला, अगर वो सेटअप हो जाती तो उसको चलाने के लिए 7 मिलियन गैलन्स वाटर पर डे चाहिए होता अगर उसको चलाया जाता। तो हमारे देश में अगर फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा राज्य है हमारे देश में
जो इतना क्लीन वाटर जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए प्रोवाइड कर सके, और इसको बनाने के लिए 15 से 20 बिलियन डॉलर का खर्च होता है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप लोन भी लेंगे तो कौन सी एक बैंक आपको लोन देगी इतनी, और कितने समय के लिए। मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि 5-7 सालों का इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बिग थिंग। आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा, आप बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर वो जब भी मार्केट में बेचना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम से आप अपनी जो लोन है उसको सर्विस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सरकार थोड़ी बहुत सब्सिडीज़ और ये सारी चीज़ें आपको देगी। लेट्स से 50% भी अगर सरकार पावर प्लांट, आपका ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है उसका खर्चा उठा ले, तो भी बाकी का जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। एंड इट विल मीन्स इतना बड़ा रिस्क कौन सी कंपनी उठाएगी, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग है। दैट्स वाई वी फाइंड कि बहुत ही लिमिटेड देश जो है वो इसमें है। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े तो फिर दूसरे कितने भी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ जाए, वी विल ऑलवेज स्टे बिहाइंड, या फिर वो एक एज जो है वो हमें नहीं मिलेगी। दिस इज द थिंग। आने वाले समय में वही देश जो है वो दुनिया पर राज करेगा। पहले ऐसा था कि जो देश लेट्स से युद्ध में जो माहिर था वो दुनिया पर राज करता था, राइट। पैसों से, जिनके पास बहुत पैसे हैं तो वो भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो देख। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है, जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसकी सभी को सुननी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी विल डिसाइड योर स्टैंड, कि आप कहाँ पर बैठेंगे, नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 2 पर, दैट विल। टेक्नोलॉजी में भी सबसे एडवांस, सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ योर semiconductor chip. I hope things are clear. Let's move on to the next one. Status beyond faith. द हिंदू का यह आर्टिकल है। खबर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर वाला कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया है, और ये जो कमीशन है इसके हेड कौन है, नाम यहाँ पर दिया गया है, आप इसको याद रख लीजिएगा। हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन साहब, राइट। तो इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ दिस 3 मेंबर कमीशन। ये कमीशन जो है इसको टास्क ये दी गई है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस जो है ये उन सारे अलग अलग लोगों को दिया जाए, राइट, जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी उन्होंने फेस की है, राइट। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो गए, राइट। ये चीज़ों की शुरुआत जो है वो हिंदू धर्म में चल रही थी, हिंदूज़ में ये सिस्टम थी, राइट, ये 4 वर्णास एंड थिंग्स। तो जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी, और फिर उन्होंने अपना धर्म जो है मीन्स हिंदुइज़्म को छोड़कर, लेट्स से किसी ने इस्लाम को अपना लिया, किसी ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, किसी ने बुद्धिज़्म को अपना लिया, किसी ने कोई और रिलीजन अपना लिया। तो ये जो नई कमेटी है, ये कमेटी क्या करेगी, ये देखेगी कि वे लोग जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया लेकिन फिर भी उनको ये डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी, इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, राइट, तो उनको क्या शेड्यूल्ड कास्ट का जो स्टेटस है वो दिया जाना चाहिए या नहीं। दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, इज़न्ट इट। इससे बहुत सारे मीन्स विवाद भी खड़ा होगा, लोग इसका अपोज करेंगे, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया, कमिटी डिसाइड की है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कन्वर्ट हो गए, राइट, उन्होंने हिंदुइज़्म को छोड़ के दूसरे धर्मों को अपना लिया, ये उनकी चॉइस थी, लेकिन हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी चल रहा है उनके साथ। मीन्स वो जो एक तो वो कहेंगे कि देखिए ये कन्वर्ट हो गया, ये अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला गया, ये वो, इस प्रकार की भी बातें होने लगेगी, ऐसी बातें भी करते हैं। फिर वो जो पुरानी उस व्यक्ति की जो भी कास्ट थी, तो उस कास्ट के ही सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस जो उस कास्ट के साथ होते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चाहे भले ही वो गले में क्रॉस पहने या फिर जो मुसलमान टोपी पहनते हैं वो पहने, इट डजेंट मैटर, यू नो। वो दूसरे लोग जो हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं करता है, करते हैं, ऐसी बात है। तो इसकी वजह से 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मानी कि कन्वर्जन हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी और कोई चीज़ जो है वो नहीं की थी। 2007 में जो नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसका एक रिपोर्ट आया 2007 में, और इट वाज हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और ये कहा गया कि
ये जो शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है, ये जितने भी अलग अलग रिलीजन्स के अंदर दलित्स हैं तो उन सभी को ये स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने 2007 में दिया। हम आराम से चीज़ों को समझ रही हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट। फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर ये पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। दिस इज़ समथिंग, ये स्टार्टिंग हुई है इस विषय की, इस पर और आर्टिकल्स जो हैं वो हमें आने वाले समय में पढ़ने को मिलेंगे। तो इसलिए आई एम गोइंग थ्रू द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो 2007 में ये रिपोर्ट आया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस है, राइट, ये जितने भी अलग अलग धर्मों मीन्स जो दलित्स हैं बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजियंस, तो इनको ये एससी स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। और इसने ये भी पाया कि ये जो सोशल, ये जो हम देखते हैं ना कि कास्ट सिस्टम जो है, मीन्स इट्स वेरी स्ट्रेंज, यू विल फाइंड दिस थिंग वेरी स्ट्रेंज। जो सिखिज़म है, राइट, तो इसका सिखिज़म के पीछे एक मेन आइडिया ये था कि एवरीवन इज़ इक्वल, यही एक इक्वालिटी के बेसिस पर सिखिज़म की स्थापना की गई। और एंड वी फाइंड दिस थिंग कि अब सिख में भी ऐसे हैं, दलित सिख हैं, राइट। बीच में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि आई एम ए दलित सिख, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था उनका। तो वी फाइंड दिस थिंग, एक धर्म जो है, तो यहाँ पर ये इट्स लाइक ए कल्चर। यहाँ पर हमारे देश में मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी मीन्स मुसलमानों में ये था कि चलो अब दो बड़ी ब्रांचेस हैं कि एक शिया है एक सुन्नी है, लेकिन अब देखेंगे सुन्नी में भी और शिया में भी बहुत सारे ऐसे कि ये हैं, ये हैं, तो इस प्रकार के डिविजन्स जो हैं तो उनके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हर जगह पर ऐसा हो गया है। क्रिश्चियंस में भी ऐसा है कि ये नॉर्थ के क्रिश्चियंस हैं, ये लद्दाख के क्रिश्चियंस हैं, ये सीरियो मालाबार क्रिश्चियंस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू फाइंड दिस थिंग, आई थैंक गॉड के पारसीज में ऐसा अभी नहीं आया है, राइट। दे ऑल कंसिडर देमसेल्व्स पारसीज, लेकिन फिर मे बी इन फ्यूचर आई एम नॉट श्योर कि मुंबई के पारसी अलग, गुजरात के अलग, वहाँ के अलग, वहाँ के अलग, ऐसा हो सकता है। बट एनीवे, काउंटर व्यूज़ हैं इस चीज़ के कि ओनली इन कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, दूसरी जगहों पर देखने को नहीं, दूसरे धर्मों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के काउंटर व्यूज़ हो सकते हैं। लोग कहेंगे कि नहीं ये तो सिर्फ हिंदू सोशल ऑर्डर है, फिर अगर इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में ऐसी कास्ट सिस्टम कोई कर रहा है तो ये उनका नया रिफॉर्म है, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं। फिर अगर इसमें कोई बेनिफिट्स मिलेंगे तो फिर लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो मास कन्वर्जन के बेनिफिट्स के लिए लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमें सोचनी पड़ेगी। फिर जिन लोगों को अभी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मिल रहा है तो उनकी जो पाई है, इन द सेंस के लेट्स से कि एक जो पाई चार्ट हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो उनको जो एक शेयर मिल रहा है तो ये शेयर जो है वो कट डाउन हो जाएगा, उनको ये चीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। एंड देयर इज़ नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, तो फिर वो कितने भी उनको बेनिफिट्स कितने भी मिल जाए तो फिर मीन्स क्रीमी लेयर ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो फिर होगा क्या कि सेकंड थर्ड जनरेशन को भी मीन्स वो सारे बेनिफिट्स, रिजर्वेशंस और सारी चीज़ें मिल गई, देन एज वेल इट विल कंटिन्यू। बट अगर समाज में अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इट्स नॉट लाइक कि आपके पास पैसे, बड़ा बंगला आ गया और फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ होता है, भले ही वो कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, बट वो कास्ट के साथ जुड़े हुए टैबूज़ और ये सारी चीज़ें लोग, समाज जो है वो बातचीत करता है एक्सेट्रा। तो लोग जो है मीन्स तो फिर क्रिमिनल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो सोसाइटी में चेंज आएगा तब जाकर ये सारी चीज़ों में चेंज आएगा। बट एनीवे लेट्स सी कि अब आगे इसमें क्या होता है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा कमीशन बनाया है, अब ये कमीशन क्या फाइंड आउट करता है, इस पर कितनी आर्टिकल्स, कितनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। द कोएलिशन ऑफ द वर्ल्ड, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कई बार हमने इस विषय पर बातचीत कर ली है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, इसलिए सोचा कि चलो एक बार और, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ कोर्स, राइट। ये यूएन पर आपको इजीली प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट यूएन इज़ डूइंग नाउ, यूएन सक्सेसफुल है या फेलियर है, चलो ऐसे में शायद पूछा जाए, लेकिन जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग अलग एंगल से चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू है,
एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई 1920 में, और ये दिस वाज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका लक्ष्य ये था कि इंटरनेशनल पीस जो है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और ये लीग ऑफ नेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस, राइट, उसका जन्म होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वी ऑल नो, नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ यूएन, राइट, यूएनएसजी यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने कहा, कुछ स्टेटमेंट्स दिया, वर्ल्ड इज़ इन ट्रबल, बिग ट्रबल, इनफैक्ट ग्रिडलॉक इन कोलोसल ग्लोबल डिसफंक्शन। इसके अलावा उन्होंने दूसरे भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। बेसिकली अभी जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिस प्रकार से ग्रुप्स बन गए हैं, जिस प्रकार से ये रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यू चल रहा है, बीच में आर्मेनिया और अज़रबैजान भी 1-2 दिनों के लिए उन्होंने भी लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो इस प्रकार की चीज़ें, फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये इश्यूज चल रहे हैं। अब भारत की प्रेसिडेंसी होगी G20 की, राइट, ग्रुप ऑफ 20 की। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दिसंबर 2022 में वी आर गोइंग टू टेक ओवर फॉर अ मंथ, एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 की मीटिंग भी, समिट भी यहाँ पर होगी, एंड वी आर गोइंग टू बी द वी आर इन फैक्ट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस और द चेयरमैन ऑफ दिस SCO 1 साल के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मल्टीलैटरलिज्म इज़ अंडर चैलेंज। मल्टीलैटरलिज्म यानी कि UN और दूसरे ऐसे ग्रुप्स जो हैं, अब क्या करें, देश जो हैं वो अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल G7 की जो समिट हुई जून में, तो उन्होंने ये तय किया कि क्लाइमेट क्लब क्रिएट किया जाए आउटसाइड यूनाइटेड नेशंस, कि यूनाइटेड नेशंस के बाहर मिलकर एक मीन्स उसके बाहर निकलकर एक क्लाइमेट क्लब जो है वो तैयार किया जाए। फिर WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है, उसमें जजेस ना होने की वजह से ये ना कि मीन्स इसका कोई काम ही नहीं रहा है, ऑफिस में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और ये जो डेवलप्ड देश हैं ये अलग से क्लब इसलिए बनाना चाहते हैं, G7 जो है ये डेवलप्ड देशों का क्लब है, क्योंकि जो $100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस में देने की बात थी, आज भी ये प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल नहीं किए। नंबर 2, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, राइट, तो ये लगभग दुनिया की 50% पॉपुलेशन को टच कर रहा है, 1/3 ऑफ GDP दुनिया की, ऑफ कोर्स, और $930 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। और चाइना ने 2 ऐसे 2021 में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और 2022 में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किए हैं। तो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है कि चाइना जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को अपने पक्ष में या फिर देशों को अपने अम्ब्रेला के तहत ले रहा है। फिर दुनिया के 2 बड़ी टीम्स बन चुकी हैं, एक है एटलांटिक पावर्स, तो इसमें यूरोप के देश आ गए, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे, और दूसरी तरफ हैं रशिया, चाइना कंबाइन। और इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर में सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर बनेगा, तो वी हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वासुदैव कुटुंबकम जो है, इसको हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर रूल्स जो बनाए जा रहे हैं, तो ये सारे रूल्स ह्यूमन वेलबींग के लिए बनाया जाए, एक एक व्यक्ति के फ़ायदे के लिए चीज़ें हों। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो है ये यूनिवर्सल होने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया था, याद है, मैंने इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हमें इस प्रकार से करनी होगी, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है उस प्रकार से होनी चाहिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हम पहन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट इको फ्रेंडली। तो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है, इसका मेन कोर यही है कि इंडिविजुअल जो हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो क्लाइमेट चेंज को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माने और क्लाइमेट चेंज को रोके। इससे जो हो सकता है वो करें, छोटे छोटे बदलाव जो भी हम लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, दैट विल क्रिएट अ बिग चेंज, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है। और रिडिफाइनिंग कॉमन कंसर्न्स, ये कॉमन कंसर्न्स जो बड़ी दुनिया की जो चिंताएं हैं, कॉमन कंसर्न्स जो हैं, उसको रीडिफाइन करना, अगेन इसमें इंडिविजुअलिटी को ऐड किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। म्यांमार जॉब स्कैन, ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है। मिशन अचीव्ड, एक रेस्क्यू मिशन, आई एम श्योर आने वाले समय में अक्षय कुमार या फिर सलमान खान की कोई फिल्म इस पर आ सकती हैं, कि 32 इंडियंस जो हैं, इंडियन नेशनल्स, जिनको म्यांमार में बंदी बनाया गया था, तो उनको रेस्क्यू किया गया है। और दूसरे ऐसे 13 लोग जो हैं उनको भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। ये म्यांमार के बहुत ही रिमोट पार्ट में इनको यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था, और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन के म्यांमार की आर्मी भी नहीं जा सकती। इट्स लाइक कि हमारे नक्सल इलाके में किसी को किडनैप किया जाए तो न्यूज़पेपर में क्या आएगा कि वहाँ पर
इंडिया की आर्मी भी नहीं जा पाएगी, इंडिया के सीआरपीएफ एक्सेट्रा भी नहीं जा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि वहाँ पर उनका डोमिनेंस है। तो म्यांमार में कुछ ऐसे रिमोट पार्ट है, जंगल वाले एरिया है, जहाँ पर वहाँ की जो गैंग्स हैं उनका डोमिनेंस है। तो ऐसा हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी जो है वो पहले भी की थी, अभी भी की है, एक एडवाइजरी रिलीज़ की है और कहा है कि आप ऐसे ट्रैप में मत आइए, राइट। जॉब, अच्छी जॉब देने के चक्कर में यहाँ पर किसको, ऐसा नहीं है कि मजदूरों को पकड़ा जा रहा है। लेट मी टेल यू, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको बंदी बनाया जा रहा है। बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये लोग कुंफू कराटे नहीं जानते, ये लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं। तो इन बेचारों को एक बड़ी सी अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं, तो उनको ऐसा बताया जाएगा कि हम आपको ये सैलरी देंगे, वो देंगे, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आएगी, और आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छी जॉब लग गई, 6 महीने के लिए जाना है, इतने करोड़ रुपए में कमा कराऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, इतने बड़े सपने कि यू डोंट गेट टाइम टू थिंक। और फिर क्या होता है, हार्श कंडीशंस में आपको मीन्स एक बंदी बनाया जाएगा, गुलामी बनाया जाएगा, राइट। और आपको फिर मारा जाएगा, मारा पीटा जाएगा, आपको खाना नहीं मिलेगा अगर आपने उन्होंने जो कहा वो नहीं किया। वो क्या कहना, वो क्या कर रहे हैं, मीन्स व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वो लोग चाहते हैं कि आप डिजिटल स्कैमिंग करें, राइट, और फोर्ज्ड क्रिप्टो एक्टिविटीज़ करें। और ये सिर्फ म्यांमार में नहीं, एशिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ ऐसा हो रहा है, भारत के नहीं लेकिन दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ हो रहा है। ये थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सारी जगहों पर, म्यांमार तो है ही, तो इन सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और ये हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को पकड़कर बंदी बनाते हैं, फिर उनको फोर्सली ये काम करवाते हैं कि आप हैक कीजिए चीज़ों को, और फिर किसको शिकार बनाते हैं, यूएसए और कनाडा के बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बहुत बड़ी अमाउंट जो है उनके खाते में से चली गई। और एक इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज की बात, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट, ऑपरेशन चक्र, ये किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया की दूसरी फॉरेन एजेंसीज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चक्र लॉन्च किया ताकि ये सीबीआई जो है ये फॉरेन एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। और इसी ऑपरेशन चक्र के तहत बहुत सारे लोकेशंस पर हमारे देश में रेड कंडक्ट्स की गई और बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। बट ऐसी रेड से मीन्स इट्स अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स रेड्स कंडक्ट की, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन व्हाट वी नीड इज़ वी नीड मोर साइबर सेल्स। हमारी जो पुलिस सिस्टम है उसमें साइबर सेल्स हैं, बट उस लेवल के नहीं हैं जिस प्रकार से कि साइबर क्राइम, जिस प्रकार से हर एक मोबाइल यूज़र जो हैं वो साइबर क्राइम का शिकार बन सकता है, तो उस हिसाब से वी डोंट हैव दैट टीम। सो वी नीड मोर साइबर सेल्स, वी नीड देम लाइक फुल ऑफ रिसोर्सेस। आज भी क्या हो रहा है कि पहले आपको पुलिस में, सी दिस इज़ द थिंग, आप देख रहे हैं यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है हमारी। I'll tell you about ASI PSI रिक्रूटमेंट जो होती है गुजरात में। तो व्हाट दे डू इज़ कि एक ऐसा व्यक्ति जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी करता है, ये PSI ASI लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करके वो फिर पुलिस में सिलेक्ट होता है। सिलेक्शन के बाद उसकी एक नॉर्मल ही ट्रेनिंग होती है जैसी दूसरे लोगों की होती है। उसके बाद उसको उठाकर फिर साइबर क्राइम में डाल दिया जाएगा। नाउ द थिंग इज़ ही और शी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। ऐसी रिक्रूटमेंट जो साइबर सेल्स की है उसकी कैसी होनी चाहिए इन रियल वर्ल्ड आज के ज़माने से। वो जो कॉलोनियल सिस्टम है पुलिस में यूनिफॉर्म पहन के जाना है, वी डोंट नीड यूनिफॉर्म फॉर दिस साइबर सेल पीपल। उनको एक बैच दे दीजिए, दे आर पुलिस, लेकिन साइबर सेल पुलिस, राइट। फिर वो ट्रैफिक क्लियरेंस करवाए, उसके लिए हमें वो नहीं चाहिए। हमें टॉप आईटी इंस्टीट्यूशंस या फिर आईटी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। हमें जो रेगुलरली जो 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर दौड़ पाए ऐसा आईटी ऑपरेटर हमें नहीं चाहिए। वी आर नॉट, मीन्स आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अभी भी क्या है कि हम वही पुराने तरीकों से 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, आप सोचिएगा इसके बारे में। तो हमें ऐसे एक्सपर्ट्स जिनके ब्लड में ये आईटी चल रहा हो, जो ये चीज़ों में मास्टर हो, ऐसे ब्रेन्स को पिक एंड चूज़ कर करके उनको ट्रेन करके फिर हमारे आईटी सेल्स और इन सारी चीज़ों में हमें डालना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम रेगुलर पुलिस वालों को ट्रेन करके, या फिर उनका एक नेचुरल इंटरेस्ट है तो उसकी वजह से वो चलो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद वो आईटी सेल्स और इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर पाएंगे। दे आर डूइंग, उनसे जो हो रहा है दे आर डूइंग द बेस्ट। लेकिन 21st सेंचुरी के प्रॉब्लम्स के लिए वी नीड 21st सेंचुरी के वो
precise, those people, that are made for this thing, ऐसे लोगों को recruit करना पड़ेगा. Then only we can stay one step ahead of these criminals. That's the thing. वरना फिर हमेशा chase रहेगी. We'll always be chasing them. Chasing is, waste of too much energy. You should be one step ahead. कि वो crime करे और फट से पकड़ लिया हमने. तो उसके लिए we need experts. I hope things are clear. This is a question for you guys, right? ये एयरफोर्स पर मैंने एक वीडियो बनाया है. उसमें जो नई वेपन सिस्टम है तो वो एक्चुअली है क्या. मैंने देखा ट्विटर पर और दूसरी जगहों पर भी बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो तो बनाया है, लेकिन आई डोंट नो किसी ने एक्सप्लेन किया है कि ये एक्चुअल न्यू वेपन सिस्टम जो एयरफोर्स डे पर डिक्लेयर की गई तो ये एक्चुअली क्या काम करेगी. दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Video pasand aaya ho to hit to share it, right? And do like the video. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.